नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नए दिन की बेहतरीन शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार। और हमारे लिए भी अवसर अपार इसलिए है क्योंकि हमारी आपसे मुलाकात होती है ठीक सुबह 8 बजे हमारे मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे होने वाली है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर, और मेरे साथ है मेरी सहयोगी संध्या। संध्या, सुप्रभात। सुप्रभात भावना। नया सवेरा के हमारे सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। और नया सवेरा में आज हम आपको प्रेस रिपोर्ट्स के माध्यम से बताने वाले हैं अखबारों में प्रकाशित सुर्खियां, साथ ही साथ आत्मनिर्भर होते भारत की झलक और आर्थिक विकास की रफ्तार भी आपको नया सवेरा के माध्यम से देखने को मिलेगी। साथ ही साथ एक दिन एक उत्सव में आपके लिए क्या लेकर के आए हैं खास, वो भी बताएंगे, तकनीक से भी आपको जोड़ेंगे। तो आइए नया सवेरा की कर लेते हैं शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों के साथ। संसद पर टिकी देश भर की नजरें। आज लोकसभा में 6 घंटे तक एंटी पेपर बिल पर होगी चर्चा। आज ही बिल पारित कराने की सरकार की होगी कोशिश। संसद सत्र से पहले आज एनडीए का मंगल मिलन, संसदीय दल की बैठक में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। आज एनसीपीआई के 20 सांसद भी होंगे शामिल। केंद्र के बाद बिहार सरकार का बड़ा फैसला। पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर दर्ज केस होंगे वापस। भविष्य में भी कोई कार्रवाई नहीं करने का भरोसा। फ्रांस और स्पेन के जंगलों में भीषण आग के कारण हालात बेकाबू। दोनों देशों में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने खाली किए घर। आग बुझाने की कोशिशें तेज। और ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मिली दूसरी स्वर्णिम सफलता। पैरा एथलीट शर्मिला ने शॉटपुट में जीता गोल्ड, तो वहीं ऊंची कूद में सर्वेश कुशारे के हाथ लगा सिल्वर। आइए विस्तार से करते हैं नया सवेरा की शुरुआत। पेपर लीक के खिलाफ देश में जो माहौल बना है, उसके बाद सरकार फौरन एक्शन में आई और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ कई फैसले लिए। अब पूरे देश की निगाहें संसद पर टिकी है, जहां आज एंटी पेपर लीक से जुड़े विधेयक पर चर्चा होगी। बिल का नाम आपको बता दें, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026। सरकार का ये दावा है कि 2024 के कानून में संशोधन लाने वाला ये बिल अब पेपर लीक के खिलाफ आर पार की लड़ाई वाला साबित होगा। अब आज लोकसभा में इस बिल पर चर्चा होनी है, जिसके लिए 6 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। कल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बिल को पेश किया। इस दौरान विपक्ष ने काफी शोर शराबा भी किया, लेकिन शाम होते होते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल के बाद पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच गतिरोध खत्म हो गया। माना जा रहा है कि चर्चा के बाद आज इस बिल को लोकसभा से पारित करा लिया जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि 2024 का कानून क्या कहता है और जो संशोधित किया जा रहा है इस प्रस्तावित बिल के जरिए 2026 में, उस मौजूदा बिल में क्या प्रस्ताव लेकर आई है सरकार। ग्राफिक्स के जरिए आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं 2024 और 2026 का जो प्रस्तावित बिल है उसके बीच का अंतर। 10 लाख का जुर्माना जो है वो 2024 में था, और 50 लाख से 10 करोड़ रुपए का जुर्माना अब संशोधित विधेयक में किया गया है। वहीं 4 साल का तक परीक्षा से प्रतिबंध 2024 के अधिनियम में था, जो इस समय इफेक्ट में है, जबकि प्रस्तावित बिल में 8 साल का नियम है। इसमें संपत्ति जब्ती का प्रावधान तब नहीं था, लेकिन अब दोषियों की संपत्ति जब्त भी होगी। तो 2024 के कानून पर अगर नजर डालें तो 3 से 5 साल की सजा का ये प्रावधान करता है। वहीं संशोधित विधेयक जो लेकर के सरकार आई है उसमें 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 10 लाख तक जुर्माना यहाँ पर साफ तौर पर नजर आता है। और संशोधित विधेयक क्या कुछ कह रहा है, 8 साल तक परीक्षा से प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है यदि कोई इस गतिविधि में संलिप्तता जिसकी पाई जाती है। 2024 का जो कानून है वो बताता है कि संपत्ति जब्ती का प्रावधान इस दौरान नहीं था, लेकिन 2026 में यानी कि हाल ही में जो सरकार संशोधित प्रावधान लेकर के सदन में पहुंची है, उसमें संपत्ति जब्ती का प्रावधान भी साफ तौर पर किया गया है। तो 2024 वर्सेस 2026 के अगर आप इस पूरे कानून
वर्सेस प्रस्तावित विधेयक की बात करें तो कठोरतम सजा यहां दी गई है और उसका मकसद यही है कि सरकार ये चाहती है कि एक भय हो कि अगर पेपर लीक में अगर आप आरोपी या गिरफ्तारी आपकी हुई है तो एक तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए उसका निपटारा जल्द से जल्द किया जाएगा और दूसरी तरफ जो सजा है उसको कठोरतम किया गया है, उसको बढ़ाया गया है ताकि भविष्य में इस तरीके की पेपर लीक के मामले ना आ सके। और इसके अलावा राज्यसभा की बात करते हैं तो आज इस सदन में 2 विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। एक है वंदे मातरम के अपमान से जुड़ा बिल और दूसरा एमएसएमई के विकास से जुड़ा हुआ विधेयक। राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान डालना या फिर उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 साल तक की सजा हो सकती है। देश के गौरव से जुड़े 1971 के कानून और नए कानून में क्या फर्क होगा, आइए आपको बताते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के अपमान पर रोक जो है वो पहले थी और अभी भी ये रहेगी। संविधान के अपमान पर रोक की बात करें तो ये भी पहले थी और अगर प्रस्तावित की बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज पर संरक्षण अभी भी जारी है और संविधान के अपमान पर जो सजा 1971 यानी कि जो वर्तमान में इन इफेक्ट है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है प्रस्तावित बिल में। इसके साथ आपको बता दें कि जनगण मन संरक्षित है जो कि हमारा राष्ट्रगान है और ये संरक्षण इस प्रस्तावित बिल में भी जारी है। इसके साथ आपको बता दें 1971 का जो वर्तमान का कानून है उसमें वंदे मातरम का उल्लेख नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस विधेयक की यही है कि वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण दिया गया है। अपने राष्ट्रगीत में कोई बाधा पर अगर आती है तो उसको अपराध की श्रेणी में लाया जाएगा। तो राष्ट्रगान में बाधा डालना अपराध माना गया है 1971 के कानून के तहत और साथ ही साथ सजा का प्रावधान भी 1971 का कानून करता है जिसमें अधिकतम 3 साल कैद, जुर्माना या फिर दोनों तरह की सजा का प्रावधान है। वहीं 2026 के प्रस्तावित बिल को अगर हम देखें तो इसमें भी सजा का प्रावधान किया गया है। दायरे में ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान आते हैं 1971 के कानून के तहत। अब आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी चर्चा के लिए रखेंगे। इस विधेयक के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन किए जाएंगे। इसका उद्देश्य छोटे और मझोले कारोबारियों के लिए बिजनेस करना आसान बनाना है। बिल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के साथ साथ भरोसे पर आधारित नियम लागू करने का प्रस्ताव है ताकि कारोबारियों को कम दिक्कतों का सामना करना पड़े। और आज संसद सत्र से पहले एनडीए का फिर मंगल मिलन होने वाला है। आज मंगलवार का दिन है तो ऐसे में मंगल मिलन होगा और पिछले हफ्ते भी हुआ था। इसमें दोनों सदन के एनडीए सांसद शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल होंगे और सांसदों को संबोधित करेंगे। मंगल मिलन को एनडीए संसदीय दल के समन्वय और संवाद का मंच माना जा रहा है। बैठक में संसद सत्र के दौरान रणनीति, समन्वय और विधायी कार्यों को लेकर चर्चा होने की संभावना है। इन सभी के बीच खास बात यह है कि बैठक में पहली बार टीएमसी छोड़कर एनसीपीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे 20 सांसद भी शामिल होंगे। एनडीए के बढ़ते कुनबे के बीच कल एक और तस्वीर सामने आई जिससे महाराष्ट्र की सियासत में हलचल पैदा हो सकती है। दरअसल अजीत पवार गुट की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इसके बाद शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले और बजरंग सोनवणे भी अमित शाह से मिले। इससे पहले हफ्ते शरद पवार और सुप्रिया सुले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में ही मुलाकात की थी। हालांकि शरद पवार ने बाद में ये कहा कि ये मुलाकात कृषि से जुड़े विषयों पर थी। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में ये बात जोरों पर है कि एनडीए में एनसीपी के दोनों गुट अपना विलय कर सकते हैं। हालांकि इसके बारे में हर तरफ से खामोशी है अभी। और इस समय हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र का रुख करते हैं। शैलेंद्र, अगर आज की बात करें संसद के मानसून सत्र जिसका दूसरे हफ्ते का आज दूसरा दिन है और मंगलवार का दिन है और सभी की निगाहें टिकी हुई हैं पेपर लीक की रोकथाम से जुड़े बिल पर जिस पर आज 6 घंटे की चर्चा निर्धारित की गई है। अगर इस चर्चा के बारे में देखें तो पक्ष विपक्ष से कौन से सांसद चर्चा में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे और इस चर्चा से शुरुआत करेंगे? देखिए, हम जानते हैं कि छात्रों के प्रदर्शन खत्म होने के बाद कल ये बिल लेकर सरकार लोकसभा में आई थी, लेकिन हंगामे के बीच ये विधेयक संसद के पटल पर रखा गया था और लगातार
कांग्रेस और विपक्ष के सांसद हंगामा कर रहे थे इस बात को लेकर कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ उस पर पहले सरकार का बयान आना चाहिए। बाद में लोकसभा अध्यक्ष की शाम को एक पहल देखने को मिली जब उन्होंने विपक्ष के सांसदों से बातचीत की और इस बात को लेकर एक सहमति बनी कि आज इस विधेयक पर चर्चा हो और इसे आज पारित कराया जाए। 6 घंटे की चर्चा पहले ही कल इस पर निर्धारित कर दी गई थी। जहां तक सांसदों की बात है, हम जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है, लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा सांसद इस पर अपनी बात रखना चाहेंगे। इसीलिए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा है कि इसका जरूरत पड़ेगा तो समय बढ़ा भी दिया जाएगा। बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि युवा सांसद इस पे अपनी बात रखेंगे। तेजस्वी सूर्या हों, बांसुरी स्वराज हों या फिर इस तरह आप देखें जो युवा सांसद है बीजेपी के देश भर में, उनको आगे किया जाएगा अपनी बात रखने के लिए। अनुराग ठाकुर हों जो इस विधेयक पर अपनी बात रखेंगे, चूंकि 2024 में यही मोदी सरकार ही इस विधेयक को लेकर आई थी जब कानून बना था। जब पहली बार पेपर लीक पर नकेल कसने को लेकर एक कानून बनाया गया था। अब जो इसका फीडबैक रहा, इस कानून को और सख्त बनाने की बात है। वहीं कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इस पर अपनी बात रख सकते हैं। जैसे कि जब कल चर्चा हुई थी, कांग्रेस ने इस बात के संकेत दिए थे और कांग्रेस के जो कुछ अपेक्षाकृत युवा सांसद हैं उनको आगे किया जा सकता है। तो ये दिलचस्प होगा देखना कि कौन कौन सांसद अपनी बात रखते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 6 घंटे की चर्चा को आगे बढ़ाया जा सकता है, ये संकेत मिलने लगे हैं। चूंकि ये कहा जा रहा है कि बहुत संशोधन दिए गए हैं विपक्षी दलों की तरफ से, कई सुझाव दिए गए हैं और इतने सुझाव पर अगर चर्चा होगी, उन पर मतदान होगा तो फिर काफ़ी समय लगेगा। तो ऐसे में न केवल चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है बल्कि इसके पारित होने की जो प्रक्रिया है वो भी काफी लंबी खिंच सकती है, क्योंकि बहुत सारे संशोधन विपक्ष की तरफ से इसमें सुझाए गए हैं। तो अब देखना होगा कि आज 12 बजे के बाद क्या है चर्चा शुरू बिल्कुल होती है। शैलेंद्र, यानी कि आज उम्मीद यही बन रही है कि जिस तरह की तस्वीर कल हमने लोकसभा में देखी, आज वैसी तस्वीर देखने को नहीं मिलेगी और विधायी कामकाज आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसी तरह से आज अगर एनडीए की बैठक की बात करें, जो कि मंगल मिलन नाम दिया गया है, उसकी तस्वीर भी कुछ अलग नजर आने वाली है, क्योंकि टीएमसी के जो 20 सांसद है वो भी आज इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, जो कि अब एनसीपीआई में शामिल हो चुके हैं। जी बिल्कुल, हम जानते हैं कि एनडीए के सदस्य संख्या अगर देखें तो वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। राज्यसभा में भी हमने देखा कि हाल ही में जो उपचुनाव हुए उसके बाद एनडीए के सदस्यों की संख्या बढ़ी और उसमें काफ़ी बढ़त देखने को मिली है। इसके साथ ही साथ लोकसभा में भी एनडीए के नए सहयोगी सामने आए हैं और ऐसे में जब एनसीपीआई जो टीएमसी का बागी गुट है जिसके 20 सांसद हैं, इनको सदन में लोकसभा में अलग बैठने की जगह भी आमंत्रित कर दी गई है। सुदीप बंदोपाध्याय उसके उस पार्टी के या उस गुट के एक अगुआ और नेता हैं। तो निश्चित तौर पर आज ये कहा जा रहा है कि एनडीए की बैठक में उन्हें आमंत्रित किया गया है। तो आज हम देखेंगे कि एनडीए की जो बैठक होगी उसमें लोकसभा और राज्यसभा के एनडीए गुट के सांसद तो शामिल होंगे, एनसीपीआई के भी सांसद उसमें शामिल होने की उम्मीद है। तो निश्चित तौर पर आज सदस्यों की जो संख्या है एनडीए की बैठक में वो बढ़ी हुई नजर आएगी। शैलेंद्र, इसके साथ सुगबुगाहट एनसीपी से भी जुड़ी हुई है, क्या कहा जाए, क्या सूत्र बता रहे हैं, क्या कहा जा रहा है कि एनसीपी जो कि शरद पवार जो 2 गुट हैं, दोनों ही गुट का विलय हो सकता है, क्या इसमें सच्चाई है? जी देखिए, एक ऐसा मुद्दा है जिस पर रह रहकर हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में और देश की राजनीति में चर्चा होती रहती है कि क्या शरद पवार एनडीए के साथ आ सकते हैं। हालांकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, उनकी तस्वीरें आई, तब उन्होंने कहा कि वो एग्रीकल्चर से विषय पर ये चर्चा है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा बहुत दिनों से हो रही है कि क्या एनसीपी के दोनों गुट एक साथ आ सकते हैं। अब एक धड़ा जो एनसीपी का है वो हम जानते हैं कि पहले ही सरकार में सहयोगी है, एनडीए के साथ है, और ऐसे में क्या दोनों धड़े के विलय के बाद वो साथ आएंगे या फिर अलग अलग धड़ा एनडीए के साथ आएंगे, इसको लेकर बहुत कयासबाजी और चर्चा होती रहती है। कई बार एनसीपी के दोनों धड़ों के नेताओं की आपस में मुलाकात की भी खबरें रहती हैं। लेकिन राजनीति में हम देखते हैं कि जो तस्वीरों में दिखाई देता है या फिर जो बयान आते हैं वो वास्तव में उससे कुछ अलग होता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि आप शरद पवार के बयान को अगर देखें तो हमेशा वो कहते हैं कि किसी मुद्दे पर बातचीत होती है, या फिर सुप्रिया सुले से अगर आप बातचीत करें तो वो कोई भी आधिकारिक बयान देने से बचती हैं। लेकिन कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है, ऐसी कयासबाजी है, लिहाजा इतना मुलाकातों का दौर देखने को मिल रहा है। अब देख रहे हैं कि एनडीए के शीर्ष नेताओं से, बीजेपी के शीर्ष नेताओं से शरद पवार की मुलाकात, सुप्रिया सुले की मुलाकात,
पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी और अब गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। और महाराष्ट्र में भी हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं उनसे मुलाकातों का दौर भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में ये कयासबाजी है, ये चर्चा है कि कुछ ना कुछ जरूर ऐसा बातचीत हो रही है। क्या एनडीए के अंदर एनसीपी के दोनों धड़े एक साथ आएंगे या फिर विलय के बाद साथ आएंगे? हालांकि इस सवाल का जवाब अभी बाकी है। चलिए, बहुत धन्यवाद शैलेंद्र तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और साफ तौर पर हम देख भी सकते हैं कि राजधानी में मानसून जहां रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो उम्मीद यही की जा रही है कि संसद में जो मानसून सत्र चल रहा है वो विधायी कामकाज के लिहाज से रफ्तार पकड़ता हुआ आज नजर आएगा। फिलहाल नया सवेरा में रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। महिलाओं के कल्याण और स्वाभिमान के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा में अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए की वित्तीय सहायता उसके भविष्य को सुरक्षित करती है। इस योजना से अब तक लगभग 6 लाख से अधिक बेटियों को करीब 1,250 करोड़ रुपए की राशि का लाभ मिल चुका है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ही साथियों हरियाणा सरकार ने भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं वो लागू की हैं। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं में साथियों, चाहे हमारी नगर पालिकाएं हैं चाहे पंचायती राज संस्थाएं हैं, हरियाणा के अंदर 50% महिलाओं को अधिकार दिया गया है। और जहां पर महिलाएं काम कर रही हैं साथियों, वहां का अलग ही आप लोग देख रहे हैं विकास की गति वो अलग होती है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में महिलाओं के आत्मसम्मान को बल देते हुए शुरू की गई दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा में महिलाओं को खुशी और सम्मान दे रही है। हरियाणा सरकार की ये यात्रा जारी है, एक ऐसे समाज के निर्माण की यात्रा जहां हर बेटी सुरक्षित हो, शिक्षित हो और आत्मनिर्भर हो। नारी शक्ति हमारी ताकत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए जहाँ छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नीट पेपर लीक को लेकर बिहार में छात्रों के प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आंदोलन में शामिल छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का फैसला किया है और साथ ही साथ हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने का भी फैसला लिया गया है। राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक कट ऑफ समय तक हुए प्रदर्शनों को लेकर प्रशासन ने नरमी बरतने का फैसला किया है। अब सरकार की ओर से 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक बिहार में हुए विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक या फिर प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। इसके साथ ही 26 जुलाई शाम 6 बजे से पहले दर्ज मामलों में नामित लोगों के खिलाफ भविष्य में भी इन मामलों के सिलसिले में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं की जाएगी। कल बिहार सरकार के गृह विभाग के विशेष सचिव छत्रनील सिंह की तरफ से यह आदेश पत्र जारी हुआ है। आपको बता दें कि हिंसा मामले में बिहार में अभी तक 335 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। पटना से जुड़ गए हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण। मधुरेश, क्या अपडेट इस वक्त आप हमसे साझा करेंगे, क्योंकि अब केंद्र सरकार के बाद हम बिहार को भी देख रहे हैं कि छात्र हित में एक बड़ा अपडेट और कहें कि एक बड़ा फैसला लेते हुए बिहार सरकार। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। ये बहुत बड़ा फैसला है खास करके बिहार सरकार का। और मैं अगर कहूँ तो मोटे तौर पे देखा जाए तो केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया था उसी कदम पर बिहार सरकार आगे बढ़ी है और ये छात्रों को बड़ी राहत दी है। लगभग 600 जो छात्र हैं उनको उनके ऊपर
उनको हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद उनसे पूछताछ की गई। कुछ नाबालिग भी थे उसमें, उनको छोड़ा गया। कुछ ऐसे भी छात्र थे जो कि उस वक्त गलती से वहां खड़े थे और उनको पकड़ा गया था, तो उनको छोड़ दिया गया। इसके अलावा अगर बात की जाए, उनको छोड़ दिया गया और लगभग 40 एफआईआर पूरे स्टेट में किए गए थे और 235 लोग, जैसा कि आपने भी बताया, कि हिरासत में ले गए थे। तो इन 235 लोगों को एक बड़ी राहत सरकार की तरफ से दी गई है। जो केंद्र सरकार का फैसला था, उसी फैसले पर बिहार सरकार भी आगे बढ़ी है और निश्चित रूप से छात्रों को ये बड़ी राहत मिली है, क्योंकि छात्रों में एक तरह का असंतोष देखने को मिल रहा था कि जब केंद्र सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है, केंद्र सरकार ने वहां जो मेन प्रोटेस्ट हो रहा था वहां लोगों को बड़ी राहत दी है, फिर बिहार सरकार जो है वो वादा खिलाफी क्यों कर रही है। लेकिन अब निश्चित रूप से जो बच्चे हैं उनको भी राहत मिली और निश्चित रूप से उनके जो माता पिता है, जो कि उनके भविष्य को लेकर के चिंतित थे, उनको भी एक तरह से कहा जाए तो बिहार सरकार ने बड़ी राहत दी है। उम्मीद की जा रही है कि जो प्रदर्शन में शामिल छात्र थे वो अब शांतिपूर्ण तरीके से अपने जो शैक्षणिक कार्य है उसमें वो वापस लौटेंगे और निश्चित रूप से जो बिहार का और देश का जो नाम रोशन करना है वो निश्चित रूप से करेंगे। एक चीज और जो बेहद महत्वपूर्ण इस सब बीच में हो जाती है वो ये कि कई पुलिस वाले और कई जो मजिस्ट्रेट ड्यूटी में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ थे उनको भी चोटें आई हैं। तो निश्चित रूप से एक हल्की नाराजगी जो है वो उनके बीच में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि वो चाहते थे कि जो इन छात्रों के कारण वो घायल हुए हैं, जिन छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को या निजी संपत्ति को इतना नुकसान पहुंचाया है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन हालांकि सरकार के द्वारा लिया गया जो फैसला है वो निश्चित रूप से एक बड़े मास को राहत देने वाला है और निश्चित रूप से जो छात्र हैं उनके भविष्य को लेकर के सरकार यहाँ पे गंभीर दिख रही थी, इसीलिए ये फैसला लिया गया। जी बिल्कुल, छात्र हित में लिया हुआ ये एक बड़ा फैसला बिहार सरकार द्वारा। मधुरेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं। कभी नक्सलवाद के लिए देश भर में कुख्यात छत्तीसगढ़ का बीजापुर शिक्षा जगत में नई पहचान बना रहा है। इस बार के नीट परीक्षा में बीजापुर के 9 विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है। नीट परीक्षा में उत्तीर्ण सभी छात्रों ने छू लो आसमान कोचिंग सेंटर से अपनी तैयारी की है। ये कोचिंग संस्थान जिला प्रशासन बीजापुर द्वारा संचालित होता है। बच्चे हमारे ज़िले के छू लो आसमान जो जिला प्रशासन द्वारा चलाया जाता है उसके अंतर्गत ये सभी बच्चे अंतर्गत थे और इन्होंने जो भी इनकी डिमांड्स थी उसके अनुसार इनको सभी को जो मटेरियल था वो भी उपलब्ध कराया गया और साथ में टीचिंग जो हमारे टीचर्स थे उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इन सब्जेक्ट की क्लासेस ली जिसका इनको फ़ायदा हुआ है। इन्हीं में से कल 3 बच्चे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इससे पहले सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आंदोलन का मतलब ना तो लाठीचार्ज है और ना ही हिंसा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शनकारियों और पुलिस दोनों की भूमिका की निष्पक्ष जांच होना चाहिए। साथ ही अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनों से जुड़े मामलों के लिए पूरे देश में एक समान दिशा निर्देश तैयार करने की जरूरत है। और आइए आप बात कर लेते हैं देश में मॉनसून की और कुदरत के कहर की, जहां असम में बाढ़ के हालात में अब सुधार हुआ है, लेकिन संकट अभी टला नहीं है। राज्य के 6 जिलों में 4.45 लाख यानी कि 4.5 लाख से ज्यादा लोग अब भी प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ताज़ा रिपोर्ट बता रही है कि शिवसागर, चराइदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नगांव और कामरूप मेट्रो जिले अभी भी प्रभावित हैं। 184 राहत कैंप और राहत वितरण केंद्र खोले गए हैं, जहां लगभग 28,700 लोग शरण लिए हुए हैं। कैंपों के बाहर भी 51,700 से ज़्यादा लोगों को राहत मिल रही है। प्रभावित जिलों में 179 मेडिकल टीमें और 67 बचाव नौकाएं तैनात करके बचाव और राहत कार्य लगातार जारी है। अब तक नौकाओं के जरिए 59 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। प्रभावित परिवारों के बीच राहत सामग्री बांटी जा रही है। बाढ़ से बुनियादी ढांचे और पशुधन को भी भारी नुकसान पहुंचा है। तो असम में बाढ़ के हालात अब सुधर चुके हैं, लेकिन राहत बचाव अभियान अभी भी तेज है। युद्ध स्तर पर बात करें तो राहत अभियान
जो है वो चल रहा है और अब तक 59 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। हालांकि अभी भी खबरें हैं कि कई लोग अभी भी लापता हैं, जिसके लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं। प्रभावित में राहत सामग्री को वितरण किया जा रहा है और कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राहत शिविरों में जो बेघर हुए लोग हैं उनको स्थान दिया गया है। अगर सड़क का परिवहन की बात करें तो 48 सड़कें हैं जो इस बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई हैं। वहीं किसानों को यहाँ भारी नुकसान हुआ है क्योंकि अभी भी कई गांव जो हैं वो जलमग्न हुए हैं। डिब्रूगढ़ से हमारे संवाददाता सुबीना रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। सुबीना का रुख करते हैं। सुबीना, ये तो दिख रहा है कि असम में जो बाढ़ के हालात हैं वो पहले से में उसमें सुधार आया है और बारिश का सिलसिला भी कम हुआ है, लेकिन राहत बचाव अभियान अभी भी जारी है। अगर अभी बात करें कितने लोग अभी भी बेघर हैं, लापता है, और कृषि को अगर बात करें तो कितना नुकसान पहुंचा है? जी बिल्कुल, बहुत बहुत सुप्रभात संध्या। अगर कुल मिला के आप असम बाढ़ के बारे में बात करें तो अभी जो स्थिति है, अभी भी राहत कार्य बचाव लगी हुई है, क्योंकि ये एक बाढ़ कह सकते कैटास्ट्रॉफ की तरह था जो पूरी तरीके से जो है तीनों डिस्ट्रिक्ट को सबमर्ज कर गया। अभी भी ऐसे कई गांव हैं जहां तक लोग पहुंच नहीं पाए हैं। इसका कारण ये है कि जो नदियां हैं, जैसे घर किसी का है, वो पूरी तरीके से इतना बारिश हुआ है और उसके बाद बारिश के बाद जो हैवी सिल्टेशन जो नदी से आता है उसकी वजह से काफी मलबा जम गया है और इसके वजह से जितना भी डैमेज हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ, तो उसमें जो है मलबा पड़ा हुआ है। जो है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी काफी सारे एरिया तक पहुंच नहीं पा रही है। जैसे कुछ एरिया में मलबा है, फिर पानी है, फिर उस पार में जो है इंसान है, तो इसलिए जो है राहत बचाव कार्य में अभी तक मुश्किल हो रहा है। हालांकि जो है अभी बारिश कम होने के वजह से जो है राहत बचाव कार्य और सशक्त हो गई और लोगों को जाके बचाया जा रहा है, सेफ एरियाज पे लाए जा रहे हैं। अभी भी जो कुछ दिन पहले जो सीएम ने एक प्रेस वार्ता किया, उन्होंने बोला कि अराउंड 100 लोग अभी भी है जिनका मिसिंग आप कह सकते हैं, जिनका कोई पता नहीं है। अब तक जो ऑफिशियल डेटा है हमारे पास डेथ टोल का, वो 68 है। तो इस वजह से जो है राहत कार्य अभी भी लगी हुई है। 68 लोगों को कल बचाया गया है और नावों की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए जो है यहाँ पे तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट से भी मागुरी मोटापांग एक बिल है जहाँ पे भी कुछ नावों को ले जाया गया। तो असम में जितने भी ऐसे जगहों में नाव है वो वहां पे उन सब, शिवसागर, जोरहाट हो गया, इन सब एरियाज में पहुंचाए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द जो है राहत कार्य और तीव्र गति से हो जाए। इंडियन आर्मी भी लगी हुई है और साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स भी जो एयर ड्रॉप कर रही है सप्लाईज को, क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत सारे गांव है जहां पे पहुंचना मुश्किल हो रहा है। संध्या, बिल्कुल सुबिना, हम देख रहे हैं कि चुनौतियां कम नहीं हैं और इन्हीं चुनौतियों से पार पाते हुए लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि राहत शिविरों में प्रभावितों को पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में सवाल यहाँ पर ये भी है कि ये तो तात्कालिक समस्या है ही, लेकिन इसके बाद भी जल जनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और निश्चित तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या प्रशासन और जो स्थानीय सरकार है, प्रदेश सरकार है, वो उसके लिए भी व्यवस्था या तैयारियों में जुटी हुई होगी? जी बिल्कुल भावना और संध्या, ये जो जब बाढ़ होता है उसके बाद सबसे पहला जो क्राइसिस अगर बाढ़ के जो प्रभावित क्षेत्रों में देखने को मिलता है वो है महामारी होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। इसलिए जो है अभी जो है पूरा सैनिटाइजेशन में लगी हुई है प्रशासन, क्योंकि काफी सारे जो लाइव स्टॉक की क्षति हुई है, काफी सारे गाय मर गए हैं, एनिमल्स मर गए हैं, कुत्ते मर गए हैं, मतलब जो भी पशु आप कह सकते हैं एक एरिया में रहता है, क्योंकि पानी जो है 6 फीट से ऊपर चला गया। तो आप सोच सकते हैं कि एनिमल्स और इंसान तो है ही, तो काफी सारे ये जो क्षतिग्रस्त है, उसके बाद पानी जाने के बाद जो है ये सब जो वाटर बॉर्न डिजीजेस है उसके चांसेस कई ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए जो है प्रशासन जो है मॉस्किटो किलिंग, ताकि मलेरिया ये सब तरीके की बीमारी ना फैले, प्रॉपर तरीके से उनको स्प्रे किया जा रहा है, जो मॉस्किटो रेपेलेंट, फिर आप कह सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर्स
और सरकार ने भी अपील किया, जो भी हेल्प आगे बढ़ाना चाहता है, फिनाइल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर्स, ताकि जो है जो भी अभी नुकसान हुआ है उसका अच्छी तरीके से सफाई हो गया और ताकि महामारी का सिचुएशन ना क्रिएट हो। और लगातार पानी को भी जो है उसको साफ पानी ताकि आए, उसका भी ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी का प्योरिफिकेशन भी किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से। ये भी सब अभियान चलाया जा रहा है ताकि जो है साफ पानी प्रोवाइड किया जा सके लोगों को। चलिए, बहुत धन्यवाद सुबीना तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। भारतीय सेना ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की है। सेना जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे NH-44 पर फंसे ट्रक ड्राइवरों और अन्य यात्रियों को भोजन उपलब्ध कराया। उधमपुर जिले के देवल इलाके में भारी भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे NH-44 पर यातायात बाधित हो गया था। इसके चलते कई ट्रक ड्राइवर्स और अन्य यात्री सड़क पर फंस गए। भूस्खलन से प्रभावित यात्रियों के लिए सेना की ये पहल मुश्किल समय में बड़ी मदद साबित हुई है। भारत के तेजी से उभरते निजी अंतरिक्ष क्षेत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस के संस्थापक पवन चंदना और नागा भरत डाका से मुलाकात की। इस दौरान हाल ही में सफल रहे विक्रम 1 मिशन, निजी स्पेस सेक्टर की प्रगति और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विक्रम 1 की सफलता और स्काई रूट की अब तक की यात्रा भारत के निजी अंतरिक्ष इकोसिस्टम की बढ़ती क्षमता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि स्काई रूट टीम की ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मक सोच भारत के निजी स्पेस सेक्टर की नई पहचान है। उन्होंने पूरी टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कंपनी के अनुभव और भविष्य को लेकर उसके विजन पर सार्थक चर्चा हुई है। वहीं स्काई रूट ने बताया कि प्रधानमंत्री ने उनकी तकनीक, दीर्घकालिक रणनीति और भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में मौजूद अवसरों पर विस्तार से बातचीत की है। स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों का श्रेय सरकार की नीतियों, इन स्पेस के सहयोग और इसरो के तकनीकी समर्थन को दिया। कंपनी ने कहा कि इन्हीं सुधारों ने निजी कंपनियों के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र के द्वार खोले हैं। स्काई रूट ने भरोसा व्यक्त किया कि भारत का निजी स्पेस सेक्टर अब वैश्विक स्तर पर नई पहचान बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नया सवेरा में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बताएंगे आपको आज समाचार पत्रों में कौन सी प्रमुख खबरें प्रकाशित की गई हैं। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आप सभी का स्वागत। वक्त हो चला है समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रमुख और दिलचस्प खबरों को जानने का प्रेस रिपोर्ट के जरिए। तो आइए रुक करते हैं हमारी पहली खबर का और आपको बताते हैं कि RBI की शोध रिपोर्ट क्या कुछ कह रही है। RBI की शोध रिपोर्ट इकोरैप ने जताया है अनुमान, जो बता रही है कि सुविधा योजना से मिल सकता है 85 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा प्रवाह। विदेशी मुद्रा प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की रियायती अदला बदली सुविधा योजना के तहत भारत में 80 से 85 अरब डॉलर तक का निवेश आ सकता है, ये उम्मीद जताई गई है। और इस योजना के तहत 17 जुलाई तक 17.40 अरब डॉलर जमा भी हुए हैं। वर्ष 2026-27 के आंकड़े भी यहां पर प्रदर्शित किए गए हैं, जो बता रहे हैं कि अब तक यानी कि 26-27 तक 150 अरब डॉलर को पार कर जाएगा। तो उम्मीद साफ तौर पर जताई जा रही है कि विदेशी मुद्रा प्रवाह किस तरह से बढ़ सकता है। आइए अगली खबर की बात करेंगे। आकाश प्रेमियों के लिए बेहद ही दिलचस्प खबर है, क्योंकि कल एक ऐसी घटना होने वाली है जिसको लेकर आकाश प्रेमियों के मन में प्रसन्नता हो सकती है, क्योंकि कल दिखने वाला है बक मून और शबाब पर होने वाला है चांद। आपको बताते हैं कैसे, क्योंकि इस पूर्णिमा को सबसे प्रतीक्षित चंद्र घटनाओं में से एक का माना जा रहा है और कल एक बहुत ही खूबसूरत चांद का दीदार आपको होगा। और बक मून इस बार यह गुरु पूर्णिमा की शाम को नजर आने वाला है। कब ये नजर आएगा
ठीक 8:06 पर इस तरीके का चांद नजर आएगा, जिसको बक मून कहा जा रहा है। प्रतीक्षित चंद्र घटनाओं में से एक है और इसे नग्न आंखों से भी देख सकेंगे। वहीं दूरबीन या बाइनोक्यूलर की मदद से भी इस घटना को देखा जा सकता है। इसके अलावा आइए रुक करते अगली खबर का। आपको बता दें कि आज है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे और इसको लेकर के आज अखबारों में अलग अलग स्टोरी प्रकाशित हुई है। हमने नवभारत टाइम्स अखबार से ये स्टोरी ली है जो बता रही है कि हर 2 में से 1 को लगता है हेपेटाइटिस सी का टीका, जबकि ऐसा नहीं होता, यानी कि लगना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और ऑनलाइन सर्वे किया गया है जिसमें एक जागरूकता की कमी साफ तौर पर नजर आती है। 50% ने कभी हेपेटाइटिस बी या सी की जाँच नहीं कराई है। ऐसे लोग भी इस सर्वे में सामने आए हैं। तो हम भी अपने इस मंच के माध्यम से आपसे यही कहेंगे कि जांच जरूर कराइए और हेपेटाइटिस का टीका जरूर लगवाइए और स्वस्थ रहिए। आइए एक और खबर का रुख कर लेते हैं और ये हमारे ऊँटों से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि भारत में मान्यता प्राप्त 9 नस्ल के ऊँटों में जो दुर्लभ है मालवी ऊँट, ये सफ़ेद ऊँट होता है, वो विलुप्त होने की कगार पर है और बेहद ही गंभीर इस खतरे को माना जा रहा है, क्योंकि इस नस्ल के केवल अब 102 ऊँट ही बचे हैं। और जिसे बचाने के लिए राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र यानी कि NRCC ने विशेष संरक्षण एवं प्रजनन कार्यक्रम की शुरुआत की है। साल 2019 की पशुधन गणना के अनुसार मालवी ऊँटों की संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है, जिसके कारण ये नस्ल अब गंभीर श्रेणी में आ चुकी है। तो इस नस्ल को बचाने के लिए अब वैज्ञानिक मुहिम की शुरुआत हो चुकी है। तो समाचार पत्रों की बात करें तो आज ये कुछ प्रमुख खबरें हैं जिन्हें आज अखबारों के अलग अलग पन्नों में जगह मिली। आइए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं और दुनिया भर की कुछ खास खबरों पर नजर डाल लेते हैं। यूरोप में भीषण गर्मी के बीच स्पेन और फ्रांस के जंगलों की आग मुसीबत का सबब बन चुकी है। बढ़ते तापमान और तेज हवाओं के कारण आग लगातार फैलते जा रही है, जिससे बड़े पैमाने पर जनजीवन प्रभावित है। स्पेन के कास्टिलॉन प्रांत में आग से करीब 8,500 हेक्टेयर जंगल जल चुका है और करीब 16,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं मध्य स्पेन में मैड्रिड के पास लगी जंगल की आग पर काबू पाना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि ज्यादा तापमान, आग पकड़ने वाली चीजों की भरमार और रिहायशी इलाकों के पास आग होने से फायर ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। इमरजेंसी टीमों को अब आग बुझाने के साथ साथ लोगों को सुरक्षित निकालने और उनकी सुरक्षा का काम भी संभालना पड़ रहा है। वहीं फ्रांस के लांदेस और जिरोंद क्षेत्रों में आग ने 42,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है। आग बुझाने के लिए 2,500 दमकल कर्मी, 18 विमान और 1,500 सैनिक तैनात हैं। जंगल की आग की वजह से फ्रांस में टूरिस्ट और स्थानीय लोगों समेत करीब 2,20,000 लोगों को निकाला गया है। और अराउंड दी वर्ल्ड के जरिए और भी खबरें जान लेते हैं दुनिया भर की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताज़ा बयान में ईरान की सैन्य क्षमताओं को तबाह करने का दावा किया है। उनके अनुसार अब तेहरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों माध्यमों से बातचीत की पहल कर रहा है। अमेरिका के बाइट ऑफ सिएटल फूड फेस्टिवल में हुई गोलीबारी में 3 लोगों की मौत। इस मामले में 15 वर्षीय नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। पेरू की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति केइको फुजिमोरी आज राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। इसी के साथ वे पेरू की पहली निर्वाचित महिला राष्ट्रपति बनेंगी। नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी कदूना राज्य में सोमवार सुबह हथियारबंद लोगों ने एक गांव पर हमला किया, जिसमें स्थानीय निवासियों ने 30 लोगों के मारे जाने की बात कही है। आइए अब मनी मंत्र का वक्त हो चला है। आज आपको हम बताने वाले हैं कि रिटायरमेंट के बाद नियमित कमाई और सुरक्षित निवेश कैसे किया जा सकता है। अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी कि SCSS सुरक्षित निवेश का एक अच्छा विकल्प हो सकती है। इस योजना में फिलहाल 8.2% सालाना ब्याज मिलता है। इसमें न्यूनतम 1,000 रुपये और अधिकतम 30 लाख रुपए तक निवेश किया जा सकता है। ब्याज का भुगतान हर 3 महीने में किया जाता है और योजना की अवधि 5 साल की होती है, जिसे मैच्योरिटी के बाद 3 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आपको बता रहे हैं जो कि आपके लिए हो सकती है फायदेमंद। और इसके अलावा इस स्कीम में निवेश पर टैक्स बेनिफिट का भी लाभ मिलता है। 5 साल की मैच्योरिटी और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का जो अकाउंट है देश के किसी भी पोस्ट ऑफिस में खुलवाया जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं और तकनीक से जुड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं खास सेगमेंट टेक टॉक में।
समुद्री जीवों के संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान यानी कि CMFRI ने एक अहम डिजिटल पहल शुरू की है। CMFRI ने शार्क अवेयर मोबाइल ऐप और एक इंटरैक्टिव ई-लर्निंग मॉड्यूल लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य संकटग्रस्त शार्क रे मछलियों के संरक्षण को मजबूत करना और संरक्षित प्रजातियों की पहचान को आसान बनाना है। कोची स्थित CMFRI मुख्यालय में लॉन्च किए गए इन डिजिटल प्लेटफॉर्म को नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि NFDB की मदद से तैयार किया गया है। यह ऐप मछुआरों, मत्स्य विभाग के अधिकारियों, शोधकर्ताओं और छात्रों के लिए उपयोगी साबित होगा और इसके जरिए संरक्षित शार्क और रे मछलियों की पहचान, वैज्ञानिक जानकारी और संरक्षण से जुड़े नियमों की जानकारी आसान से मिल सकेगी। ऐप में वन्यजीव संरक्षण कानून, संरक्षित प्रजातियों को मिली कानूनी सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों से जुड़ी जानकारी भी उपलब्ध होगी। CMFRI के अनुसार यह डिजिटल प्लेटफॉर्म समुद्री मत्स्य पालन और वन्यजीव संरक्षण के बीच जानकारी की कमी को दूर करने में मदद करेगा। ई-लर्निंग मॉड्यूल में क्विज, तुरंत मूल्यांकन और सीखने की प्रगति को देखने की सुविधा दी गई है। CMFRI का कहना है कि डिजिटल तकनीक के जरिए लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और समुद्री जैव विविधता के संरक्षण के प्रयासों को नई मजबूती मिलेगी। ऐप जल्द ही गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध भी कराया जाएगा। और अब हमारे खास सेगमेंट का वक्त आ गया है। आइए आपको बताते हैं कि आज एक दिन एक उत्सव में क्या है खास। तो हमारी इस विशेष सीरीज में आज आपको लेकर के चलते हैं दक्षिण भारत। दक्षिण भारत की मंदिर परंपरा में कुछ उत्सव केवल आस्था के नहीं बल्कि दर्शन और संस्कृति के भी उत्सव होते हैं। तमिलनाडु के तेनकासी जिले में स्थित 1000 वर्ष प्राचीन शंकर नारायण स्वामी मंदिर का आदि तपसु महोत्सव भी ऐसा ही एक पर्व है, जहां भगवान शिव और भगवान विष्णु के एकत्व का संदेश मिलता है। भक्ति की भव्य परंपरा के साथ और ये जीवंत भी हो उठता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। तेनकासी के ऐतिहासिक शंकर नारायण स्वामी मंदिर में मनाए जाने वाला आदि तपसु महोत्सव दक्षिण तमिलनाडु के सबसे प्रमुख धार्मिक आयोजनों में गिना जाता है। 12 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव की शुरुआत ध्वजारोहण और वैदिक मंत्रोच्चार से होती है। प्रतिदिन विशेष अभिषेक, देव विग्रहों की शोभा यात्राएं और पारंपरिक अनुष्ठान पूरे नगर को भक्ति के रंग में रंग देते हैं। मान्यता है कि यही देवी गोमती अम्मन की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव और भगवान विष्णु ने एक ही स्वरूप शंकर नारायण के रूप में दर्शन दिए। यही कारण है कि ये मंदिर शैव और वैष्णव परंपराओं के अद्भुत संगम का प्रतीक माना जाता है। आदि मास में मनाए जाने वाला यह उत्सव उसी दिव्य मिलन और आध्यात्मिक एकता का स्मरण कराता है। महोत्सव के 9वें दिन सुसज्जित मंदिर रथ पर भगवान शंकर नारायण स्वामी और देवी गोमती अम्मन के विग्रह विराजमान होते हैं। हजारों श्रद्धालु श्रद्धा और उत्साह के साथ विशाल रथ को खींचते हैं। भक्ति गीतों, नाद स्वरम और मंदिर की घंटियों के बीच निकलने वाली ये रथ यात्रा सेवा और सामूहिक सहभागिता का अनुपम दृश्य प्रस्तुत करती है। आदि तपसु महोत्सव केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारत की उस सनातन परंपरा का उत्सव है जहां विविध उपासना पद्धतियां एक ही सत्य की ओर ले जाती हैं। शंकर नारायण स्वामी मंदिर आज भी यही संदेश देता है कि आस्था का सबसे बड़ा स्वरूप एकता और समरसता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खेल की खबरों का रुख कर लेते हैं। बात करते हैं ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स की। ऊंची कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले सर्वेश कुशारे ने राष्ट्रमंडल खेल में इतिहास रचते हुए पुरुषों की ऊंची कूद प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय के नाम जोड़ दिया है। उन्होंने 2.25 मीटर की ऊंचाई पार करके रजत पदक जीता, जबकि जमैका के रोमेन
बेकफोर्ड ने स्वर्ण हासिल किया। ये मेडल भारतीय हाई जंपर के लिए एक शानदार सीजन में एक और बड़ी उपलब्धि है। इस महीने की शुरुआत में कुशारे मोनाको में तीसरे स्थान पर रहने के बाद डायमंड लीग मीट में पोडियम पर जगह बनाने वाले चौथे भारतीय एथलीट बने थे। भारत की शर्मिला धनखड़ ने सोमवार को इतिहास रचते हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए पहला पैरा एथलेटिक्स गोल्ड मेडल जीतने में सफलता हासिल की। उन्होंने ग्लासगो में महिलाओं शॉट पुट F57 स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। शर्मिला ने 9.81 मीटर का सीजन का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया। शर्मिला के गोल्ड मेडल के साथ ही भारत का पैरा एथलेटिक्स में कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक का 20 साल का इंतजार भी खत्म हो गया। वहीं इसी स्पर्धा में भारत की शिल्पा के शायला ने 7.26 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए कांस्य पदक जीता। इस तरह भारत ने महिला शॉटपुट F57 स्पर्धा में एक साथ स्वर्ण और कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। ग्लासगो में भारतीय भारोत्तोलकों का शानदार प्रदर्शन जारी है। खेलों में भारत का 5वां पदक भी आपको बता दे आया है। भारत की ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। ज्ञानेश्वरी ने स्नैच में 88 किलो और क्लीन एंड जर्क में 111 किलो के साथ कुल 199 किलो का भार उठाया। ये उनका निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। ज्ञानेश्वरी यादव ने खुशी व्यक्त की है और बताया कि वो अपना निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में कामयाब रहीं और रजत पदक अपने नाम किया। वहीं उन्होंने कहा कि मीराबाई चानू के स्वर्ण पदक जीतने से उनका भी मनोबल काफ़ी बढ़ गया है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ये मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स है और मेरा मोटिव यही था कि मैं अपना पर्सनल बेस्ट करूं और मैंने वही किया, अपना पर्सनल बेस्ट यहाँ पे किया। और मैंने ट्राई किया था कि मैं गोल्ड लेके आऊँ इंडिया के लिए, पर आगे कॉम्पिटिटर भी बहुत ज़्यादा टफ था, पर मैंने अपना पर्सनल बेस्ट करके सिल्वर मेडल लिया। मैं इसमें बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कल जैसे कि मेरा दीदी ने गोल्ड मेडल लिया तो अंदर से एक अलग सा ही जोश आया मेरे अंदर कि दीदी 48 में रह के इतना अच्छा कम्पीट करके गोल्ड मेडल इंडिया को दे सकती है तो मैं क्यों नहीं। तो साथ में कोचेस का सपोर्ट और सबका प्यार मेरे साथ में था और मैंने आज सिल्वर मेडल लिया। मैं बहुत खुश हूँ। और ग्लासगो से हमारे संवाददाता नारायण कॉमनवेल्थ गेम्स पर नज़र बनाए हुए हैं। नारायण, 5वें दिन की सफलता के बाद अगर आज के दिन की बात करें नारायण, तो आज किन किन मुकाबलों पर नज़र रहने वाली है और कहां आपको लगता है कि पदक मिलने की उम्मीद यहां नज़र आ रही है? कॉमनवेल्थ गेम्स के 5वें दिन शानदार प्रदर्शन के बाद अब भारतीय खिलाड़ी छठे दिन एक बार फिर मैदान में उतरेंगे। एथलेटिक्स, वेटलिफ्टिंग, बॉक्सिंग, स्विमिंग, पैरा स्विमिंग, लॉन बॉल्स और व्हील चेयर बास्केटबॉल में भारतीय खिलाड़ियों की नज़रें पदक पर रहेंगी। एथलेटिक्स में राजेश रमेश, विशाल टीके पुरुषों की 400 मीटर हीट्स में चुनौती पेश करेंगे। वहीं पूजा महिला हाई जंप फाइनल में पदक जीतने के इरादे से उतरेगी और पुरुषों की 10,000 मीटर फाइनल में गुलवीर सिंह से भारत को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। और बात करें बॉक्सिंग की, बॉक्सिंग में कई भारतीय मुक्केबाज क्वार्टर फाइनल में अपने मुकाबले खेलेंगे। प्रीति पवार, प्रिया घंगस और प्रवीण हुड्डा महिला वर्ग में चुनौती पेश करेंगी, जबकि जादूमणि सिंह और कपिल पोखरिया पुरुष वर्ग में अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। इन मुकाबलों में जीत उन्हें सेमीफाइनल में पहुंचाएगी और पदक भी पक्का करेंगे। बात करते हैं स्विमिंग की। साजन प्रकाश पुरुषों की 50 मीटर बटरफ्लाई और श्री हरि नटराज 100 मीटर बैकस्ट्रोक में उतरेंगे। और पैरा स्विमिंग में हम देखेंगे कि बुडीगिना और अली इमाम 50 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में हिस्सा लेंगे और उन सब की कोशिश रहेगी पदकों पर। वेट लिफ्टिंग में एक बार फिर भारत की टीम से सबसे ज़्यादा उम्मीद होगी। अगर वुमेंस वेट लिफ्टिंग की बात करें तो निरुपमा देवी और हरजिंदर कौर अपने अपने फाइनल पदक के लिए चुनौती पेश करेंगी और लॉन बॉल्स में नवनीत और दिनेश कुमार पुरुषों के पेयर स्पर्धा में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे, जबकि नयन मोनी सैकिया महिला सिंगल्स में उतरेंगी। वहीं व्हील चेयर बास्केटबॉल में सेमीफाइनल के मुकाबले खेलती नजर आएगी। कई खेलों में पदक दांव पर होंगे और कई खिलाड़ी नॉकआउट मुकाबलों में अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगे। ऐसे में भारत की कोशिश रहेगी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन बिल्कुल नारायण, तो कहीं ना कहीं आज पैराथलीट्स पर हमारी नजर आएगी और ये जो प्रतिस्पर्धा है अलग अलग खेलों में हो रही है, बहुत रोमांचक होता जा रहा है। नारायण, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मौसम का हाल। ग्राफिक के जरिए जानिए अलग अलग राज्यों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान। और नया सेहरा में अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने के साथ साथ आपको सुंदर झलकियों के साथ छोड़े जाएंगे। और ये सुंदर झलकियां आ रही है भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़ी हुई, जो अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण अनुष्ठान नीलाद्री बीजे के शानदार झलकियां हम आपको दिखा रहे हैं। पुरी के नीलाद्री बीजे केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि पारिवारिक और सामाजिक परंपराओं का भी जीवंत प्रतीक है। आप इन झलकियों को देखिए। इसी के साथ आपका मंगलवार भी मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे संध्या और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। दिल्ली सरकार ने